नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ETF शॉप विद लीफो, जिसको आप लोगों का काफी प्यार मिला। काफी सारे लोगों ने इसे यूज किया, मैंने भी यूज किया और उसमें काफी सारे मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। काफी सारे लोगों को डाउट्स थे और कई सारे लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, वो मैं आपसे शेयर करूं। तो जैसे मैंने कहा कि इसको मैंने भी स्टार्ट किया था, अप्रैल 2023 से मैंने स्टार्ट किया था और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 16 दिसंबर 2023। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस ETF शॉप विद लीफो का परफॉर्मेंस अप्रैल 2023 से लेके 15 दिसंबर 2023 तक कैसा रहा है। उसके अलावा मैंने कई सारे एनहांसमेंट उस शीट में करे हैं, ओरिजिनल शीट में ही करें, कोई नई शीट नहीं लॉन्च करी है। तो जिन लोगों के पास उसका लिंक है वो उसको अगर उन्होंने एनहांसमेंट अभी तक कॉपी नहीं किए हैं वो कर सकते हैं। मैं उन एनहांसमेंट्स की बात करूंगा और सबसे लास्ट में मैं कुछ FAQs उठाऊंगा वीडियो के कमेंट से। तो कई लोग मुझसे वीडियो में कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और मैं उनका कमेंट्स में आंसर भी देता हूं, लेकिन आज मैं वीडियो के माध्यम से कई सारे कमेंट्स को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। जिन लोगों ने वो क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि वो काफी कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली आप लोगों के वो क्वेश्चन होंगे, तो आज के वीडियो में मैं उनके आंसर दूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इस अमेजिंग स्ट्रेटेजी की और बेहतर हो सके। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको अपनी ETF शॉप विद लीफो में और उसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूं। तो ये मेरा बिका हुआ माल वाली शीट है जहां पे सारे सोल्ड ETFs का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हम लोग। और यहां पे राइट हैंड साइड में एक पिवट टेबल लगा है जिसमें मंथ वाइज परफॉर्मेंस आ जाता है। तो मैंने ये वाली स्ट्रेटजी अप्रैल 2023 में स्टार्ट की थी। वैसे मैं दूसरे तरीके से ETF में ट्रेड कर रहा था, लेकिन मैंने उस ट्रेडिंग स्टाइल को ETF शॉप विद लीफो में कन्वर्ट कर लिया था अप्रैल 2023 में, इसलिए मेरा इन्वेस्टमेंट यहां सीधा 3 लाख दिखा रहा है। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि मैंने वहां से लीफो लगाया था इसलिए मैं परफॉर्मेंस उसी मंथ से यहां पे शेयर कर रहा हूं। तो इस पिवट टेबल में हमें क्या दिखता है कि कौन सा मंथ था, उसमें कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, उस मंथ में टोटल मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था। हो सकता है वो मैक्सिमम इन्वेस्टेड पहली तारीख को हो या फिर हो सकता है वो महीने की आखिरी तारीख को हो। तो ये पिवट टेबल ऑटोमेटिकली उस महीने का जो मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट होता है हमारा, उसको यहां कैप्चर करता है और उसके हिसाब से हमें बताता है कि हमारा मंथली कितना प्रॉफिट निकला है, ओवरऑल हमारा अभी तक कितना प्रॉफिट निकला है और एनुअलाइज प्रॉफिट क्या चल रहा है हमारा। एनुअलाइज परसेंटेज का क्या मतलब है कि अगर हमने एक महीना प्रॉफिट कमाया 1%, तो अगर हम उसी रेट से 12 महीने कमाते हैं तो वो 12% होगा। तो अप्रैल से स्टार्ट करी थी ये स्ट्रेटेजी और आप यहाँ पे अलग अलग मंथ्स की प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टेड कितना गया है वो देख सकते हैं। तो अभी तक मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टेड नवंबर में गया था 7,16,000 तक गया था। ठीक है, मैंने इस स्ट्रेटेजी के लिए अपने पर्सनली 7 लाख रखे हैं और क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में हमारा प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट होता है तो मेरा टोटल अवेलेबल कैपिटल 7,81,000 है। यानी कि मैं इतने तक इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेट किया है उसी के लिमिट में रहूंगा। यानी कि मैंने अभी तक लिमिट को क्रॉस नहीं किया, मेरे को एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करने पड़े। वैसे तो जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारा कैपिटल एग्जॉस्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, मेरी राय है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप उसे यहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि वो सिचुएशन तभी आएगी जब मार्केट साइडवेज या बेयर फेज में हो और उसके बाद जब मार्केट राइज करेगा तो आपका जो भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड कैपिटल है वो भी आपको प्रॉफिट बना के देगा। और क्योंकि ये स्ट्रेटेजी सेफ है, हम ETFs में कर रहे हैं, पैसा डूबने का और नीचे चले जाने का चांसेस बहुत कम है। आप ETF को और अच्छे से जानने के लिए YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं। तो ETF में सेफ्टी मेजर रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने में मुझे पर्सनली कोई झिझक नहीं होती। ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए, पिछला वाला था जून में आई थी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 12,719, लेकिन उसके बाद नवंबर में उसे क्रॉस कर लिया मेरी स्ट्रेटेजी ने और 16,440 का प्रॉफिट हो गया। और दिसंबर 15 तक यानी कि आधा महीना दिसंबर का गुजरा है और ऑलरेडी ये 15,000 टच कर चुका है। यानी कि जो नवंबर का हाईएस्ट था, अगले 15 दिनों में ये इसको ऑब्वियसली क्रॉस कर लेगा क्योंकि मेरे प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं ये सारे कैंडिडेट। ये जो फायर ETF लिस्ट है, आप अपनी शीट में देखेंगे तो आपको भी वहां पे दिखाई देगा ये कि कौन कौन से एलिजिबल हैं। और इतने सारे एलिजिबल हैं, अभी इस पे भी मैं बात करूंगा कि मैंने ये बुक क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का ये पार्ट है कि हम एक दिन में सिर्फ मैक्सिमम एक खरीदते हैं और मैक्सिमम एक ही बेचते हैं और मैं उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूं, स्पेशली इस बुल मार्केट में। हाँ, जब साइडवेज मार्केट आया था 1-2 महीने पहले, मैंने एक से ज्यादा बुकिंग करी थी, लेकिन जैसे ही बुल फेज स्टार्ट हुआ, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम लेवल क्रॉस किया, मैंने सिर्फ एक दिन में एक सेलिंग पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसका फायदा आप यहां देख सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम रखते हैं 6% का टारगेट कि 6% आया उसके बाद हम उसे बेच देंगे।
क्योंकि मैं वो फॉलो कर रहा हूं एक दिन में एक ही बेचने का सिस्टम, कई सारे ETF ऑलरेडी 12% पे बैठे हुए हैं। और अगर मैं आज की डेट में, मतलब जैसे ही मंडे को मार्केट खुलता है, उस डेट को अगर मैं सारा प्रॉफिट बुक कर लूं तो मेरा सीधा सीधा 15,000, होपफुली मार्केट ऊपर खुलेगा या सेम लेवल पे खुलेगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, नीचे खुलेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा प्रॉफिट, लेकिन अगर इसी लेवल पे खुलता है, इसी प्राइस पे मैं बेच पाता हूं तो मैं 15,000 और प्रॉफिट बुक कर लूंगा। यानी कि जो 15,000 यहां कर लिया प्लस 15,000 और 30,000। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी का सिंपल सा रूल है, एक दिन में एक ही बेचो, एक दिन में मैक्स एक ही खरीदो। और उसका फायदा सीधा सीधा हमें यहाँ दिख ही रहा है कि कई सारे ETF 6% के ऊपर बैठे हुए हैं प्रॉफिट देने के लिए। मैं बिका हुआ माल शीट में आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जो रिसेंटली मैंने नवंबर और दिसंबर में प्रॉफिट बुक किए। यहाँ आप देखेंगे 11%, 9%, 8% इस रेंज में है, मतलब 6% की रेंज को मोस्टली सभी ने क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो ये फायदा होता है, इसमें ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट ज्यादा बुक होने लगते हैं, क्योंकि हम एक सिंपल सा रूल फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम वन सेलिंग, मैक्सिमम वन बाइंग इन अ डे। कैपिटल भी आराम से रोटेट होता रहता है, क्योंकि यूजुअली मेरा जिस दिन सेल होता है उस दिन कोई बाय भी आ रखा होता है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे शीट में जब मैं मंडे को खोलूंगा, तो अभी मेरे शीट में मंडे को प्रॉब्ली यही अगर दो रहते हैं, तो इनमें से मैं ये जो टॉप में आ रहा है वो बाय कर लूंगा, और जो मेरा ये सेलिंग के लिए एलिजिबल है उसे सेल कर दूंगा। तो यहां पे मेरे 15,000 फ्री हो जाएगा कैपिटल विद प्रॉफिट, और 15,000 मुझे दोबारा इन्वेस्ट करने होंगे, जो कि मैं नए वाले ETF में कर दूंगा। तो मेरा कैपिटल रोटेशन भी हो गया, मेरा प्रॉफिट बुकिंग भी हो गया। और ये सिंपल रूल्स फॉलो करते हुए मुझे स्ट्रैटेजी को सिंपली 5 से 10 मिनट देने होते हैं किसी भी दिन। तो इससे बढ़िया बिजनेस सेटअप करना अभी तक मुझे किसी स्ट्रैटेजी में नहीं मिला है, क्योंकि ये सेफ है, पीसफुल है और प्रॉफिट्स अच्छे जनरेट करता है। तो प्रॉफिट्स की अगर दोबारा से बात करूं मैं, तो अभी एनुअलाइज्ड रेट चल रहा है 16.66%। ऑफ कोर्स जो बुल रन आया है उसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, और जैसे ही मैं दिसंबर क्लोज करूंगा ये 16.66 से ऊपर भी चला जाएगा, 17 या 18 तक भी टच कर लेगा आराम से। तो देखते हैं कहां तक जाता है, अगले रिव्यू में मैं आपसे शेयर करूंगा, तब हम देखेंगे इसमें कहां तक पहुंचता है। तो मेरे लिए पर्सनली अगर ये स्ट्रैटेजी 12% प्लस रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि जो टाइम मुझे खर्च करना पड़ रहा है, जो पीस ऑफ माइंड मुझे मिल रहा है, जो सेफ्टी मुझे मिल रही है, उसमें 12% प्लस एक बहुत बेहतरीन रिटर्न है मेरे पर्सनल नजरिए में। और ये ऑलरेडी मेरे को 11.34% का एब्सोल्यूट रिटर्न दे चुका है मेरे मैक्सिमम कैपिटल पे। मतलब 7,16,000 मेरा मैक्सिमम अभी तक इन्वेस्ट हुआ है। प्रेजेंटली मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल 5,02,000 है, मतलब 7 लाख अभी इन्वेस्टेड भी नहीं है। मैं काफी सारा प्रॉफिट बुक करके मेरा कैपिटल रोटेशन में से बाहर भी आ चुका है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये दुकान की तरह, एक बिजनेस की तरह अमेजिंग परफॉर्मेंस मुझे दे रहा है। और ये सब भी तब जब मुझे ना कोई चार्ट्स देखने पड़ रहे हैं, ना कोई एक्स्ट्रा समय देना पड़ रहा है, कहीं से खोद खोद के मुझे स्टॉक्स या ETF नहीं ढूंढने पड़ रहे हैं, सिंपल हमारी लिस्ट है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे से समझना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो मैं इसका मेन वीडियो का लिंक जहां मैंने स्ट्रैटेजी को समझाया था, इस शीट को समझाया था, उसका शेयर करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा। ओके, तो ये हो गया हमारा परफॉर्मेंस। अब मैं बात करता हूं एनहांसमेंट्स डन टू द शीट। तो जो शीट है वो ये वाली है, जो आप लोगों के लिए अवेलेबल होगी जब आप उस वीडियो को देखेंगे, वहां से आप शीट को परचेज कर सकते हैं। तो एनहांसमेंट जो भी मैं करता हूं, जो भी चेंजेस मैं करता हूं, क्योंकि शीट में नई नई चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें खराब हो जाती हैं उन्हें ठीक करना पड़ता है, कुछ नए फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं जब मुझे कमेंट्स आते हैं, कोई फीडबैक मिलता है, तो उसके हिसाब से मैं चेंजेस करता हूं। और ताकि आप लोगों को वो चेंजेस आराम से पता चल जाए, मैं एक चेंज लॉग शीट इस पूरी शीट में ऐड कर रखी है। ठीक है, यहां पे आपको किस दिन मैंने क्या चेंज किया है वो आपको पता चल जाएगा, ताकि अगर आपको लगता है वो एक इंपॉर्टेंट चेंज है, आपको अपनी शीट में चाहिए, तो आप उसे अपनी शीट में कर सकते हैं। मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ही होते हैं, आपको वो करने चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं मैंने अभी तक क्या एनहेंसमेंट्स किए हैं, क्या चेंजेस किए हैं। तो 11 जून को ये शीट क्रिएट करी थी, सिंपल। उसके बाद 21 अक्टूबर को मैंने 3 चेंजेस किए थे। पहला चेंज है लीफो टारगेट प्राइस कॉलम एडेड। इसका रीजन क्या था? टू शो द टारगेट प्राइस फॉर ईच लॉट टू मेक जीटीटी ऑर्डर क्रिएशन इजी। तो कई लोग इस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करते हैं, वो लोग ETF खरीदते हैं जब इसमें बाय रिकमेंडेशन आता है, और जब उन ETF में 6% का प्रॉफिट आता है, वो चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली 6% पे बुक कर ले, मतलब जीटीटी ऑर्डर जैसा क्रिएशन कर दे, और जिस दिन वो ऑर्डर ट्रिगर हो उनका 6% बुक हो जाए, ताकि उन्हें मैनुअली वो बुक ना करना पड़े। मैं पर्सनली मैनुअली बुक करता हूँ और उसके मैंने आपको इफेक्ट दिखा दिया। लेकिन हाँ, कुछ लोग हो सकता है वो अपने बिजनेस में, जॉब में या किसी और काम में बिजी हो और वो मैनुअली ये ना कर पाए। वो चाहते थे कि जो हमारा टारगेट प्राइस है वो हमें दिख जाए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट कर पाए अपने जीटीटी ऑर्डर्स। तो वो मैंने ऐड कर दिया है, किस शीट में ऐड किया? खरीदा हुआ माल। कहां ऐड किया? U8 सेल से एंड ऑफ यू। तो अब देख लेते हैं खरीदा हुआ माल में U8, यहां पे मैंने ऐड किया है लीफो टारगेट प्राइस।
तो मैंने एक एग्जांपल वाला ईटीएफ यहाँ पे दिया है। सपोज हमने हैंसिंग 20 को 3 अक्टूबर को इस प्राइस पे खरीदा होता 41 क्वांटिटी, हमारे 10,660 इन्वेस्ट हो गए होते। तो ये जो हमारा टारगेट प्राइस है 6%, उसके हिसाब से हमें 275 रुपीज 60 पैसा जिस दिन आएगा, अगर हम इस प्राइस पे सेल करते हैं हमारे सारे यूनिट्स, तो हमें 6% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो LIFO टारगेट प्राइस है वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि जिस भी प्राइस से आपने बाय किया है उससे इस 6% जो भी टारगेट आप यहां सेट करते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं, यहां देखिए 3% करूंगा तो आपका यहां पे ऑटोमेटिकली ये प्राइस चेंज हो गया, क्योंकि अब 3% ऑब्वियसली 6% से कम प्राइस है, तो वो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप यहां सेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये LIFO टारगेट प्राइस चेंज हो जाएगा और हर एक रो के लिए ये आपको दिख जाएगा। जैसे कि सपोज मैं एक और यहां पे ऐड करता हूं रो, ठीक है, मैकटेक का 6% का प्रॉफिट इस प्राइस पे आएगा। तो इस कॉलम को यूज करके आप अपने आप GTT ऑर्डर्स जो लोग करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक चेंज। नेक्स्ट मैंने चेंज किया था मूव टूडेज डेट वैल्यू फ्रॉम B6 टू B9। इसका रीजन था टू अवॉइड एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ द वैल्यू। खरीदा हुआ माल शीट की बात कर रहा हूं, तो खरीदा हुआ माल शीट में पहले मैंने B6 में यहां पे टूडेज डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती थी, जो यहां पे पुल होती है ताकि आप इजीली यहां से कॉपी करके अपनी डेट वगैरह एंटर कर पाए। तो वो मैंने यहां से हटा के B9 जो हिडन रो है जहां पे सारे फॉर्मूलाज हैं वहां डाल दिया है। अगर आपको हिडन रो देखनी है वो भी सिंपल है, यहां दो रोज के बीच में लैपटॉप पे करना पड़ेगा आपको, मोबाइल पे आराम से नहीं होता है। तो यहां पे ये जो दिख रहा है आपको 2 एरोज, यहां पे आप इस पे क्लिक कीजिए, ये आपको एक हेड्सअप देगा कि आप वो चीज चेंज करने की कोशिश करें जिसे आपने नहीं चेंज करना है, आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद ये हिडन रो आपको दिख जाएगी जहां मैंने सारे फॉर्मूलाज डाले हुए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को फॉर्मूला समझ में आते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं या अपनी समझ के लिए देखना चाहते हैं, वो यहां से देख सकते हैं। ऐसे मैंने हाइड नहीं किया कि आपको एक्सेस ही नहीं होगा, आप यहां से देख सकते हैं। मैंने हाइड इसलिए किया ताकि आप एक्सीडेंटली इसे डिलीट ना कर दें और फिर शीट काम करना बंद कर दे आपके लिए। ठीक है, तो इसे वापस हाइड कर देता हूं मैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चेंज मैंने किया था एडेड एडिशनल कॉलम्स इन BHM, जिसका फुल फॉर्म है बिका हुआ माल शीट, टू ट्रैक ग्रोथ अमाउंट आफ्टर एप्लीकेबल डिडक्शंस। तो और वीडियोस में मैंने ये डिडक्शंस डाले थे जो मैं दिखाई देता हूं इनफैक्ट बिका हुआ माल शीट में। अगर आप ब्रोकरेज हटाना चाहते हैं, इनकम टैक्स जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है वो हटाना चाहते हैं, अपने आप को डिविडेंड पे कर रहे हैं आप अपने प्रॉफिट में से, और उसके बाद जो अमाउंट बचता है जिसे हम ग्रोथ अमाउंट कहते हैं, वो आप प्रॉफिट में री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने ये कॉलम्स यहाँ पे डाल दिए हैं। और आप मैनुअली यहाँ पे ब्रोकरेज की एंट्री कर सकते हैं कि आपको कितना बाय और सेल साइड दोनों में टोटल ब्रोकरेज और DP चार्जेस जो भी सारे चार्जेस लगते हैं वो आपको मैनुअली एंट्री करनी होगी जब भी आप कोई सेल कर रहे हैं। STCG क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, फ्लैट 15% लगता है, वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन से डाल दिया है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन दोनों को हटाने के बाद कितना प्रॉफिट बनता है वो यहाँ आएगा। अगर आप खुद को डिविडेंड दे रहे हैं तो ये 20% मैंने डाल रखा है, अगर आप खुद को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो इसे 0% कर देना है यहाँ पे येलो में। ठीक है, एक और चीज आपको फिर से याद दिला दूं, मेरी शीट्स में जहां जहां येलो कलर होते हैं वहीं आपको चेंजेस करने हैं, उसके अलावा बाकी सब फॉर्मूला से आ रहे होते हैं वहां चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, तो डिविडेंड को आपको चेंज करना है तो यहाँ टॉप में 0% को आप चेंज कर सकते हैं, 20% जो भी आपको रखना है वो चेंज कर सकते हैं आप। ओके, फाइनली यहाँ पे ग्रोथ अमाउंट आएगा और ये जो ग्रोथ अमाउंट है वो हमारी खरीदे हुए माल शीट में ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 5 लाख इसमें टोटल इन्वेस्ट करना चाहता हूं वो यहाँ मैं येलो में डालूंगा। उसके बाद जो भी प्रॉफिट है वो देखिए बिका हुआ माल R2 से ये वो भी ऐड करेगा। मतलब अगर मैंने 1000 का प्रॉफिट किया है वो 1000 यहाँ ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5,01,000 ये बन जाएगा। और उस अमाउंट पे ये निकालेगा कि हमें पर इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो जैसे जैसे हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे ये हमारा पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाता रहेगा ताकि हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा मिले। ऑलराइट, तो ये चेंज किया था मैंने। उसके बाद 1 नवंबर को मैंने एडेड द ऑप्शन टू डिफाइन कस्टम वैल्यू फॉर परसेंट फॉलन फ्रॉम लास्ट बाय प्राइस। ये खरीदा हुआ माल शीट में मैंने चेंज किया है। इसका रीजन है अर्लियर इट वाज फिक्स्ड ऑन -2.5%, बट नाउ द यूजर कैन डिफाइन द वैल्यू एज पर हिज चॉइस। तो खरीदा हुआ माल शीट में यहाँ पे देखिए फॉल परसेंट। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने क्या तय किया था कि जब हम कोई ETF खरीदते हैं उसके बाद कुछ समय बाद अगर वो गिर जाता है 2.5% अपने पिछले बाय प्राइस से, तो हम उसे एवरेज आउट कर सकते हैं। तो कई लोग चाहते थे कि वो 2.5% से मे बी 3% पे या 4%, 5% किसी भी परसेंट वो अपने डिफाइन कर पाए, और जब वो उतना परसेंट गिर जाए तब ये शीट हमें इंडिकेशन दे कि ओके ये गिर गया है
और अब आप इसे एवरेज आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हैंग सेंग बीज 4% गिर गया, इसलिए ये रेड कलर में आ रहा है क्योंकि मैंने सेट किया है 2.5% गिर जाए या उससे ज्यादा गिर जाए तो मुझे इंडिकेशन दो। अगर मैं इसे 5% कर देता हूं, देखिए -5 करना होगा क्योंकि हम गिरने के लिए लगा रहे हैं। अगर आप माइनस भूल जाएंगे लगाना तो ये नहीं काम करेगा ठीक से। तो -5% डालता हूं, अब ये रेड कलर चला गया क्योंकि अभी वो सिर्फ 4% गिरा है। जब वो -5% या उससे ज्यादा गिर जाएगा फिर से वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज मैंने कर दिया है, अब आप मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट चेंज मैंने किया है, जो एनएससी मिड कैप ईटीएफ वाला ईटीएफ कोड था उसका गूगल से डेटा नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने रिप्लेस करके ये दूसरा एचडीएफसी मिड कैप 150 सेम अंडरलाइंग एसेट से ले लिया है क्योंकि उसका गूगल से डेटा आ रहा है। तो कई बार ऐसा हो जाता है गूगल से डेटा नहीं आ रहा होता है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं ऐसे चेंजेस। तो ये मैंने किया है, बाकी सारे ईटीएफ का डेटा आ रहा है, इसी का नहीं आ रहा था तो मैंने ये चेंज कर दिया है। फायर ईटीएफ लिस्ट में ये चेंज हुआ है और इसका सेल नंबर M42, यहां पे देखें अगर हम M42 वो यहां पे है ये वाला, तो एचडीएफसी मिड 150 से मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब इसकी सारी वैल्यूज आ रही है, तो सारे ईटीएफ्स की वैल्यूज आ रही हैं। और इस शीट में मैंने पहले से ये फॉर्मूला भी लगा रखा था, किसी ईटीएफ का अगर फ्यूचर में वैल्यू आना बंद हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली रैंकिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो किसी ईटीएफ के वैल्यू ना आने से आपके सिस्टम में खराबी नहीं आएगी, सिर्फ वो ईटीएफ आपको परचेज करने के लिए रिकमेंडेशन में नहीं आएगा क्योंकि उसका डेटा ही नहीं आ रहा है, तो शीट को पता ही नहीं चलेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं, तो वो उसको इग्नोर कर देती है। ठीक है, तो ये थे सारे चेंजेस जो मैंने इस शीट में किए हैं। तो अगर आप इन चेंजेस को अपनी शीट में लाना चाहते हैं तो इस ओरिजिनल शीट को आपको एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी शीट में ये ओरिजिनल शीट्स लिंक दिया है। जब आप इसके ऊपर हवर करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये ओरिजिनल शीट खुल जाएगी। उसके बाद आप फाइल पे जाके मेक अ कॉपी करके इस ओरिजिनल शीट को कॉपी कर सकते हैं और फिर अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ये यहां नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने शीट काफी पहले खरीदी होगी जब मैंने ये नहीं डाला था, उस केस में आप मुझे ईमेल कर सकते हैं fireinIndia2021@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ये वाला ईमेल एड्रेस, और अपने जिस भी ईमेल एड्रेस से आपने उसे परचेज किया था वहां से ईमेल कीजिएगा। और कोई अगर स्क्रीनशॉट वगैरह है परचेज का तो आप मुझे भेज सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे शीट का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस शीट को एक्सेस कर सकें। तो अब फाइनली बात करते हैं FAQs फ्रॉम वीडियोस कमेंट्स। तो कई सारे लोगों ने जिनने इस वीडियो को देखा, समझा, कई सारे क्वेश्चंस पूछे, तो एक एक करके कुछ कमेंट्स का मैं आंसर देके एक्सप्लेन करके आंसर देने की कोशिश करता हूं। ओके, तो इस वीडियो में चलते हैं और मैंने इन कमेंट्स को डेट वाइज सॉर्ट कर रखा है। तो लेटेस्ट कमेंट टॉप में आ रहा है। तो सबसे ऊपर क्वेश्चन है, इफ वी रीइन्वेस्ट प्रॉफिट दैट वी गेट व्हेन वी सेल ETF, हाउ टू एंटर इन शीट बिकॉज इन्वेस्ट अमाउंट कीप ऑन चेंजिंग एवरी टाइम वी गेट प्रॉफिट एंड रीइन्वेस्ट इट। ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रॉफिट बुक करते हैं, वो जो प्रॉफिट अमाउंट है वो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कैसे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो इनका आंसर मैंने ऑलरेडी कर दिया कि इट इज ऑटोमेटिकली डन इन द शीट। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ये शीट में ऑलरेडी बिल्ट इन है। जैसे मैं अपनी शीट में जाता हूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है 7 लाख, लेकिन शीट को पता है कि मैं 7,81,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि इस 7 लाख में मेरे वो 81,000 भी ऐड हो गए हैं जो मैंने यहां प्रॉफिट बुक किया है। तो इस शीट से वो ऑटोमेटिकली पुल कर लेता है कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया है, और इस अमाउंट पे यहां पे ये 50 पार्ट्स कैलकुलेट करता है कि ओके, इस अमाउंट को अगर हमें 50 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पर इन्वेस्टमेंट इतना पार्ट आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली शीट में बिल्ट इन है फॉर्मूला, आपको कुछ मैनुअली नहीं करना है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यूजिंग योर LIFO ETF sheet for investment. In recent hike in market, can I sell more than one scripts which are at or above 6% in a day instead of following one script sell and buy in a day? इसका ऑलरेडी मैं आंसर कर चुका हूं और आपको दिखा भी चुका हूं लाइव मेरी पर्सनल शीट में क्या हो रहा है। अगर आप मल्टीपल सेल कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल सेल कर रहा होता, सारे 6% पे सेल कर दिए होते, तो ये जो कई सारे 12%, 11%, 8% पे पहुंचे हैं वो वहां नहीं पहुंच पाते। मैं ऑलरेडी इन्हें एग्जिट कर चुका होता और मैं जो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा पा रहा हूं उस सिंपल रूल की वजह से वो नहीं कमा पाता। तो आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। उसका इफेक्ट यही होगा कि आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे और आप ये जो बढ़ते हुए ETF हैं उनके पूरा प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। हो सकता है ये इसके और भी आगे जाएं, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं। मेरा टारगेट 6% है और ये मुझे 12% दे रहा है, ऑलरेडी डबल दे रहा है। मैं यहाँ पे खुशी खुशी एक एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि होगा क्या, मंडे को अगर मैं 12% वाला बेचता हूं, उसके बाद मार्केट गिरता है, तो जो 12% है हो सकता है ये 11% या 10% पे चले जाए, फिर भी मुझे 6% से तो ऊपर ही मिल रहा होगा। तो ये छोटा सा रूल मैं तो फॉलो करने वाला हूं, स्पेशली बुल मार्केट में। बेयर मार्केट में हाँ आप चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल सेल कर सकते हैं, लेकिन बुल मार्केट में चेंज मत कीजिए। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, आई जस्ट हैव अ डाउट, अगर सारे लोग यही करने लगेंगे इन फ्यूचर तो फिर क्या होगा, सबको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? वेल, फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं है।
बट लॉजिकली अगर सब भी करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उसमें। हमारे शेयर मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा है, और जितना बढ़ रहा है उतने ज्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उतने ज्यादा मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट डालेगा मुझे तो किसी एंगल से लगता नहीं है। और ये कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि कोई इंडिकेटर छुपा के रखा है या ऐसी कोई चीज छुपा के रखा है जिसे कोई बड़ा पार्टी मैनिपुलेट कर पाए। तो मेरे हिसाब से इसका फ्यूचर में पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा अगर ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ईटीएफ्स में वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, हमें ज्यादा ईटीएफ्स देखने को मिलेंगे जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, can you please change the name of one ETF in the LIFO sheet? MAM 150 ETF has been changed to mid-cap ETF. Because of this change, it is showing me error in complete sheet as it is not taking the 20 DMA data from Google Finance. ये 1 महीने पहले इनका कमेंट आया था, इसको मैं ऑलरेडी काफी पहले चेंज कर चुका था। तो मैंने आज जैसे बताया ओरिजिनल शीट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप ओरिजिनल शीट में जाके सारे ETF कोड जो लेटेस्ट अभी मैंने डाल रखे हैं वहां देख सकते हैं और अपनी शीट को उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। ओके, राकेश जी ने कमेंट किया था, हेलो कृष्ण जी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज ऐड ऑप्शन फॉर चेंजिंग परसेंटेज फॉल फ्रॉम लास्ट बाय प्राइस फॉर एवरेजिंग एज लाइक टारगेट। तो थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको ये एग्जांपल बताया कि यहाँ पे फॉल परसेंट अब मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं, तो राकेश जी के कमेंट पे ही मैंने ये फीडबैक लेकर ही ये चेंज किया था। तो राकेश जी ऑलरेडी ये है और आपने इसे एक्नॉलेज भी कर लिया है, तो होपफुली आपको ये शीट में मिल गया होगा। ओके, नेक्स्ट, हेलो, आई अप्रिशिएट द एफर्ट पुट बाय यू, थैंक यू। I second your appeal to contribute a small amount to use the sheet. I have a request for you. Can you add columns for commission and tax before arriving net profit? I request you to confirm so that I will download the final sheet. ये changes भी मैंने feedback के basis पे किए थे, तो बिका हुआ माल sheet में मैंने ये brokerage, income tax, dividend वगैरह सब add कर दिया है। तो आप original sheet को access करके वहां से आप अपनी sheet में लगा सकते हैं copy करके। ओके, किसी ने पूछा था कि सर ये गूगल शीट पर डे ऑटोमेटिकली अपडेट होगी क्या? जी हाँ, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती है क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। तो ये जो शीट है जहां पे रैंकिंग सिस्टम आता है, यहाँ पे सीएमपी फॉर्मूला से आता है, मतलब करेंट मार्केट प्राइस। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस चेंज होता है, ऑफकोर्स थोड़ा सा डिले है अप टू 20 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे शीट में अपडेट हो जाता है उसका मार्केट प्राइस जब मार्केट खुला होता है। 20 डीएमए ये शीट ऑटोमेटिकली निकाल लेती है हर एक ईटीएफ का, और ये हर दिन चेंज हो जाता है क्योंकि ये 20 डेली मूविंग एवरेज है। तो आज जो 20 डेली मूविंग एवरेज है वो कल चेंज हो जाएगा, वो ये शीट ऑटोमेटिकली फॉर्मूला की मदद से उसे अपडेट कर देती है। तो आपको मैनुअली ये वैल्यूज नहीं चेंज करनी है, ये सब ऑटोमेटेड है इस शीट में। कि नेक्स्ट किसी ने पूछा, इफ आई हैव टू ऐड मोर कैपिटल ऑफ 1 लाख अपार्ट फ्रॉम माय इनिशियल इन्वेस्टेड कैपिटल, रिमेनिंग कैश स्टैंड्स जीरो एज पर द गूगल शीट दैट इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, हाउ कैन आई अपडेट द एडिशनल अमाउंट इन द शीट? ये मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करते हैं, अपनी शीट में दिखा देता हूं। तो खरीदा हुआ माल शीट में यहाँ पे आप डालेंगे कि आपको कितना ओवरऑल इन्वेस्ट करना है। सपोज आपने 7 लाख डाला लेकिन वो एग्जॉस्ट हो गया, मतलब सारा 7 लाख आपका इन्वेस्ट हो गया, रिमेनिंग कैश यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के पास आ गया, यानी कि अब आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको वो कैसे बढ़ाना है, ये 7 लाख को आप चेंज कर देंगे 8 लाख 9 लाख जो भी आपको करना है। सपोज मैं 1 लाख बढ़ाता हूँ, जैसे मैं 8 लाख करूंगा, अब यहाँ पे देखिए रिमेनिंग कैपिटल बढ़ गया है मेरा, रिमेनिंग कैश, और ये जो है इन्वेस्टमेंट पर ट्रांजैक्शन ये भी बढ़ गया है क्योंकि इसके बेसिस पे ही ये कैलकुलेट होता है कि मुझे पर ट्रांजैक्शन में कितना इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ ये येलो सेल में आपको वो अपडेट करना है कि आप कितना करना चाहते हैं इन्वेस्ट। ओके, किसी ने कहा ब्रोकर्स ओनली सपोर्ट फीफो, हाउ डू वी सेल इन लीफो, विच ब्रोकर सपोर्ट्स दिस? तो लीफो किसी ब्रोकर में नहीं होता है, ये लीफो एक कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैं जो भी ये शीट खरीदता है उसको मैंने रेकमेंड किया है कि मेरा लीफो का पूरा वीडियो देखिए, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है और ये भी साफ साफ बताया कि ब्रोकर कोई भी लीफो वे में सेल करना सपोर्ट नहीं करता है। ये लीफो अगर आपको करना है तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा लॉट आपने कब खरीदा, कौन सा कब बेचा, और जब सारे लॉट सेल हो जाते हैं उसके बाद अगर आप अपने ब्रोकर की प्रॉफिट लॉस को चेक करेंगे और अपना प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे तो वो मैच होंगे। ठीक है, और लीफो के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सब मैंने डिटेल में उस लीफो के वीडियो में कवर किया है, तो उसको जरूर देख लें जिसको भी लीफो का कॉन्सेप्ट नहीं पता। और अगर फिर भी आपको लीफो का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो जरूरी नहीं आप लीफो यूज करिए, आप फीफो, मतलब जैसे आपने एक ईटीएफ खरीदा उसके बाद एवरेज आउट करा तो सारे यूनिट्स एक साथ बेचेंगे, उसे मैं फीफो कहता हूं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका फुल फॉर्म, तो वो फीफो है। लीफो में ये है कि आपने एक ईटीएफ खरीदा, कुछ समय बाद उसे एवरेज आउट करा, तो जब जो लास्ट वाला आपने परचेस किया था लॉट, जो भी क्वांटिटी परचेस करी थी, सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी जब हम प्रॉफिट में बेचते हैं तो वो लीफो है, क्योंकि हम लास्ट वाला लॉट एग्जिट कर रहे हैं।
तो ये पूरा डिटेल में विद एग्जांपल्स विद डेमोन्स्ट्रेशन मैंने उस लीफो वीडियो में समझाया है, उसको बार बार देखिए अगर आपको लीफो का कॉन्सेप्ट समझना है तो। एक बार समझ में आ गया तो काफी सिंपल है और काफी बेनिफिशियल है। मैं तो इसे बहुत सारी जगह यूज करता हूं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता है या फिर आपको अपील नहीं करता है तो फीफो के साथ करिए। मैंने फीफो वाली शीट भी बना रखी है स्ट्रैटेजी के लिए, तो आप फीफो यूज कर सकते हैं। ओके, अभी मुझे कमेंट्स और मिल नहीं रहे, लेकिन मेरे दिमाग में वो कमेंट्स हैं, तो मैं अपने दिमाग की मेमोरी से यूज करके आपको वो कुछ आंसर्स देता हूं जो काफी सारे लोगों ने पूछे थे। तो कई सारे लोगों ने पूछा था कि ये जो हमारी रैंकिंग होती है, अगर ये नेगेटिव में ना हो तो खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। ये मैंने किसी पिछले वीडियो में कवर भी करा था। आंसर इसका है कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, हमें इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं ढूंढना है, यानी कि नेगेटिव होगा तो ही खरीदेंगे। आइडिया ये है कि इतने सारे ईटीएफ में सबसे सस्ता ईटीएफ कौन सा है अपने 20 डीएमए के हिसाब से, तो जो भी सबसे सस्ता होगा वो टॉप में रैंक करेगा, जो सबसे महंगा होगा वो नीचे रैंक करेगा। तो जो सबसे सस्ता है हम उसे पहले खरीदते हैं, और जैसे जैसे हम खरीदते जाते हैं जो नीचे की रैंकिंग वाले हैं वो ऊपर आते जाते हैं। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको आप इग्नोर करिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि सबसे सस्ता कौन सा है। ठीक है, जब मार्केट डाउन होगा तो आपको नेगेटिव वाले दिखेंगे, लेकिन जब मार्केट बुल रन में है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वाले दिखेंगे। अगर आप वहां पे खरीदेंगे नहीं तो आप उन्हें बेच भी नहीं पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुल रन में वो और भागने वाले होंगे। तो आप जब खरीदेंगे नहीं तो उन्हें बेचेंगे कहां से। इसलिए प्लस माइनस ये जो परसेंटेज डिफरेंस है उस पर फोकस नहीं करना है। रैंकिंग आ गया है तो आप उसे खरीद सकते हैं। और कई लोगों ने पूछा रैंकिंग कितने तक सेट करने में सही है, तो मैंने तो 20 तक रैंकिंग सेट कर दी है, क्योंकि होगा क्या, अगर सारे के सारे 20 एलिजिबल हैं, मैं तो टॉप रैंक वाला खरीदने वाला हूं जो कि सबसे सस्ता है। जैसे जैसे मेरे रैंक खत्म होते जाते हैं, मतलब मैं खरीदता जाता हूं, नीचे के रैंक वाले तब उनकी बारी आएगी। ठीक है, तो 20 रैंक तक भी आप सेट करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कम रैंक सेट किया, जैसे मैंने अभी 20 सेट किया है, तो यहाँ पे 2 अभी भी न्यू बाय आ रहे हैं। अगर मैं कम कर देता हूँ 15, तो ये न्यू बाय अभी भी एक आ रहा है। सपोज मैं 10 कर देता हूँ तो न्यू बाय चला गया। अब मुझे ये बताएगा कि अगर कोई एलिजिबल है एवरेजिंग करने के लिए तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सब कुछ बुल रन में है, तो सब कुछ पॉजिटिव में है, उस डिफरेंस में है ही नहीं, कोई भी -3% गिरा हुआ ही नहीं है, इसलिए एलिजिबल है ही नहीं कोई मेरे एवरेजिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैं तो इसे 20 पे सेट करता हूं ताकि मुझे पहले ये नए नए ईटीएफ ही खरीदवाते रहे, और जब मैं सारे एग्जॉस्ट कर दूं 20 तक, उसके बाद अगर कोई एवरेजिंग के लिए एलिजिबल है तो मैं उसे जाके खरीदूं। ओके दोस्तों, तो यही कुछ कमेंट्स थे जो मैं आपको आंसर करना चाहता था। कुछ और भी हो सकते हैं जो मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहे हैं। आप कमेंट में फिर से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूंगा। और जब मैं अगला ऐसा ही एक वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से भी आपके कमेंट्स के आंसर करूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे से समझने में, इसके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या ये कर पा रही है, क्या ये नहीं कर पा रही है। और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा, जहां पूरा डिटेल में मैंने इस स्ट्रैटेजी को समझाया है। वहां से आप इस स्ट्रैटेजी को समझिए, उसमें शीट को परचेस करने का लिंक भी दिया हुआ है, और आप शीट परचेस करके फिर इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं सब कुछ समझने के बाद। तो थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपसे। नमस्कार।